हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। आइए चलते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय एमएनआरई, विच रिन्यूएबल एनर्जी हैज हाईएस्ट कैपेसिटी इन इंडिया। अभी हाल ही में एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके तहत कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसकी क्षमता भारत में सबसे ज्यादा है। तो आपके ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जल विद्युत परियोजनाएं, या बायोमास, जैव भार ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो अभी नई जो डेटा रिलीज हुई है उसके अनुसार सोलर एनर्जी, ये मेगावाट में अगर मेजर किया जाए तो सोलर एनर्जी 38,794 मेगावाट की क्षमता हो गई है भारत में, जबकि पवन ऊर्जा जो है वो 38,684 मेगावाट है। यानी कि कुल 110 मेगावाट का एक अंतर दोनों के बीच में हो गया है। अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो एक दशक पहले सिचुएशन काफी अलग था। सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है वो मात्र 18 मेगावाट प्रोड्यूस की जाती थी, जबकि पवन ऊर्जा जो है, विंड एनर्जी जो है वो करीब 13,000 मेगावाट प्रोड्यूस की जाती थी। तो इस हिसाब से सिचुएशन काफी बदला है। इस सिचुएशन के बदलने के पीछे कारण क्या है? तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, नेशनल सोलर मिशन हो गया, या फिर पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ये सब जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इसमें काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। हर राज्यों ने अपनी अपनी सोलर पार्क पॉलिसी निकाली है। सोलर पार्क पॉलिसी का नया नवीनीकरण किया है, जिसके तहत कि जो क्षेत्र हैं जिस पर कि सोलर एनर्जी के संयंत्र लगाए जा सकते हैं, या जो जमीन का हिस्सा जिस पर कि ये संयंत्र लगाए जा सकते हैं, उसको आवंटित करने के लिए, उसको एलोकेट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाने की बात की गई है। सोलर टैरिफ्स जो है, जो सोलर टैरिफ है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको, जो उसके जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी लो किए गए हैं। भारत में इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की भी स्थापना की गई है, जो कि सनशाइन कंट्रीज के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन कर लिया है। तो आईएसए जो है उसकी भी स्थापना से भारत को काफ़ी फायदा मिला है, क्योंकि ये फंड वगैरह की कोशिश करता है और लार्ज स्केल पर जो सोलर एप्लीकेशंस है उसको डिप्लॉय करने के लिए ये हेल्पफुल साबित होता है। तो इन सब की वजह से भारत में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। ऑल्दो इसमें बहुत सारा इशू भी है, जैसे कि हमारा जो सोलर सेल है, सोलर सेल्स जो है वो अभी भी चाइना से इंपोर्ट होता है। करीब 80% जो सोलर सेल्स है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, जो कि बहुत बड़ा इशू है भारत के लिए। तो इस इशू को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारी सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। तो सोलर एनर्जी कुल 38,794, विंड एनर्जी कुल 38,684 मेगावाट है। बायोमास जो है वो 10,146 मेगावाट हो गया है, जबकि हाइड्रो पावर जो है वो 4758 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है। स्मॉलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये स्मॉलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बिगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये है अभी नई एमएनआरई की जो डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, स्फूर्ति स्कीम इज ऑफन सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। स्फूर्ति स्कीम कभी कभार समाचारों में देखा जाता है, तो ये किस चीज से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बनाने के लिए क्लस्टर बनाने का डिप्लॉयमेंट करना। दूसरा, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए ये रीजनरेशन के लिए ये स्फूर्ति स्कीम है। तीसरा है फंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर ओलंपिक्स, खेल के सामग्रियों के लिए, ओलंपिक्स में जो खेल सामग्री उपयोग होंगे उसके लिए फंडिंग करना। और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिशन प्लान फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पोषण का एक प्लान। तो सही जवाब है रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज,
ये स्फूर्ति का फुल फॉर्म ही अगर हम देखें स्फूर्ति की, तो इसका है फुल फॉर्म स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है, स्फूर्ति स्कीम में होता क्या है, तो स्फूर्ति स्कीम जो है वो स्किल डेवलपमेंट का काम करवाती है और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करवाती है। स्फूर्ति स्कीम के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाता है, क्षमता बढ़ाई जाती है हमारी, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम उसके बारे में स्किल अपना डेवलप करते हैं, और हमारा ई कॉमर्स के थ्रू जो भी लोकल इंडस्ट्री है उसकी पहुंच ई कॉमर्स तक बढ़ाने के काम किया जाता है। तो अभी ये समाचारों में क्यों है स्फूर्ति स्कीम, क्योंकि स्फूर्ति स्कीम के तहत कुल 8 खिलौना बनाने के लिए जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर्स बनाने की बात सरकार ने की है। 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है भारत सरकार ने। ये 8 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स कहाँ बनेंगे, तो मध्य प्रदेश में कुल 3 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, राजस्थान में 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने की बात हुई है, और कर्नाटका में ऑलरेडी 1 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स चल रहा है, तो अब 1+1 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 1 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात की गई है, तमिलनाडु में 1 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात की गई है, और आंध्र प्रदेश में भी ऑलरेडी 1 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स पहले से चल रहा है। तो कुल 10 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बन जाएंगे खिलौना बनाने के, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें अगर हम देखें तो 90% खिलौने जो हैं वो या तो चाइना से या ताइवान से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो हमारे देश का अपना खिलौना बनाने का जो एक क्षमता थी वो खत्म हो गई। तो उसके लिए हम स्फूर्ति स्कीम के तहत इन जगहों पर खिलौना बनाने की एक फिर से शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम अपने खिलौना बनाने में आत्मनिर्भर हो सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको किया जाएगा, और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम खिलौना बनाने पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अगले सवाल पर कार्बन वॉच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया गया, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के है, पहला ऐसा जगह है जिसने कि कार्बन वॉच ऐप बनाया है। एक एप्लीकेशन बनाया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, ये बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसके तहत कि कुल कार्बन फुटप्रिंट निकाला जा सकता है। ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, तो कार्बन फुटप्रिंट होता है कितने कार्बन का उत्सर्जन हम करते हैं। कार्बन उत्सर्जन जो होता है, जो ग्रीन हाउस गैस होता है, मेनली कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको नापा जाता है, तो उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो इस ऐप के तहत हम कार्बन उत्सर्जन को नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, तो हम कितना वाटर कंजम्पशन करते हैं उसके अनुसार, या फिर हम एनर्जी कितना कंज्यूम करते हैं, कितने यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम होगा वो हम उसमें अगर फीड करेंगे। फिर हम वेस्ट कितना जनरेट करते हैं, एक महीने में हम वेस्ट कितना जनरेट करते हैं वो, या फिर हम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इन सब को मिला करके एक हमारा एक एल्गोरिदम बनाया गया है, जिससे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट निकाला जाएगा। और वो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पूरा एवरेज का, विश्व एवरेज का, देश के एवरेज का कहाँ पड़ता है, हम उसमें कितना ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं और कितना कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें ये ऐप बताएगा। तो इसके लिए ये चंडीगढ़ ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला सवाल है वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। वन नेशन वन स्टैंडर्ड, एक राष्ट्र एक मानक, यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, या जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये लॉन्च
किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। इसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया? वन नेशन वन स्टैंडर्ड के पीछे कारण क्या है? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो है ही, जो कि सब जगह मार्क देता है, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो मार्क किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे गैस स्टोव्स, इन सब को मार्क का दिया जाता है, जिसे कि ISI मार्क कहते हैं। या फिर गोल्ड, सिल्वर, इन सब जैसे जो सामान हैं उनको भी मार्क देता है, जिसे कि हॉल मार्क कहते हैं। तो ये सब तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, भारत मानक ब्यूरो जो है, भारतीय मानक ब्यूरो, वो ये देता है अभी तक। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और भी जो PSUs हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपनी तरफ से भी एक मार्क देती है। जैसे कि अगर हम देखें कि जूस वगैरह के या फिर केचप्स वगैरह में, इन सब में, या फिर फ्रूट जैम्स में, इन सब में जो है, इन सब चीज़ों में एक FPO मार्क किया जाता है। FPO मार्क किया जाता है। ये FPO मार्क कौन करता है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ये मार्क किया जाता है, जैसे कि अचार वगैरह में, पिकल्स वगैरह में, इन सब में FPO मार्क किया जाता है। या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो अगर हम मार्क देखते हैं तो उसको एग मार्क लिखा रहता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें एग मार्क लिखा रहता है। तो सरकार का ये कहना है कि हर मार्क एक स्टैंडर्ड हो, हर चीज का अलग अलग अपने आप से मार्क नहीं किया जाए, एक पर्टिकुलर एजेंसी हो जो कि इसको मार्क करे। तो BIS जो मार्क करे वही सब जगह मान्य हो। इसलिए ये एक राष्ट्र और एक मानक की शुरुआत की गई है। ये उसी तरह से शुरुआत की गई जैसे वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड, एक राशन कार्ड दिया गया, हर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, उसी तरह से एक राष्ट्र एक मानक की भी शुरुआत की गई है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which country's navy has participated with Indian Navy in PASEX? PASEX एक एक्सरसाइज किया गया है। इसमें किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो सही जवाब है इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने पैसेक्स में भारतीय नौसेना के साथ एक अभी युद्धाभ्यास किया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। तो पैसेक्स भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया की नौसेना के साथ किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which Indian city is to be named as 2020 Tree City of the World? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कौन सा भारतीय शहर नाम किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर या कोच्चिन। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद को चुना गया है इस बार। हैदराबाद भारत का अकेला ऐसा देश है, अकेला ऐसा शहर है जिसको कि ट्री सिटी के रूप में बनाया जाएगा, ट्री सिटी के रूप में इसका नाम दिया जाएगा। तो वर्ल्ड में होता क्या है एक्चुअली कि एक FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है। ये UN के तहत ही आता है, ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर आता है ये FAO, जिसके हेडक्वार्टर इटली में है। तो इसके द्वारा हर विश्व में बहुत सारे देशों के अलग अलग शहरों को ट्री सिटी बनाया जाता है। ट्री सिटी का मतलब क्या होता है? ये ट्री सिटी जो है ये अर्बन जो हमारा जो सिटीज है, जो कि शहर हैं, वो उन शहरों में कितने मात्रा में हम ट्री का यूज कर रहे हैं, उसे पेड़ लगा रहे हैं और हरा भरा कर रहे हैं, इस चीज को बताने के लिए ट्री सिटी किया जाता है। तो भारत में हैदराबाद को इसके लिए 2020 के लिए इसके लिए चुना गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर हम हैदराबाद को देख लें तो ये तेलंगाना है, तेलंगाना में ये हैदराबाद यहाँ पर, ये हैदराबाद यहाँ पर आता है, तो तेलंगाना में ये हैदराबाद है। अगला सवाल, हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल? मेंस सिंगल, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन मार्क आ गया है, 2 क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कौन सा खिलाड़ी ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है? मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, डैनियल मेडवेडेव, डोमिनिक थीम या राफेल नडाल। तो इसका सही जवाब है नोवाक
जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने जीता है ये। नोवाक जोकोविक ने डेनियल मेडवेडेव को हराया है। और नोवाक जोकोविक है कहाँ के? तो ये सर्बियन खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराया। डेनियल मेडवेडेव जो है वो रसिया के खिलाड़ी हैं, उन्हें हरा करके ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ये 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन तो जीता ही है नोवाक ने, साथ साथ 2020 का भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है वो नोवाक जोकोविक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 में किसने जीता, तो वो भी नोवाक जोकोविक ही जीते हैं। अगर हम डोमिनिक थीम की बात करें तो डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन 2020 जीता था, 2020 का यूएस ओपन जीता था। राफेल नडाल जो हैं, ये राफेल नडाल ये फ्रेंच ओपन जीतने वाले हैं, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था। ये 2017 से लेकर के 2020 तक लगातार फ्रेंच ओपन जीतते रहे। राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, जबकि डोमिनिक थीम जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रियन खिलाड़ी हैं, जबकि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें तो कितने तरह के ये ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी एक ग्रैंड स्लैम है। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल के शुरुआत से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये करीब ये जनवरी में शुरू होता है, लेकिन इस बार फरवरी में ही इसे किया गया था आयोजित। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद आता है विंबलडन। पिछले साल विंबलडन नहीं हो पाया था, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है विंबलडन। और चौथा होता है यूएस ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। तो विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन्स सिंगल्स टाइटल? महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी, सेरेना विलियम्स या सोफिया केनन। तो इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये खिताब इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता है। और ये जेनिफर ब्रैडी जो हैं ये यूएस की खिलाड़ी हैं, जेनिफर ब्रैडी। तो नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैडी को हरा करके ये खिताब जीता है। सेरेना विलियम्स भी यूएस की खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स इस बार सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन नाओमी ओसाका से ये सेमीफाइनल में हार करके बाहर हो गई थी। सोफिया केनिन की अगर हम बात करें तो सोफिया केनिन 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही थी। नाओमी ओसाका जो है वो 2020 में नहीं जीत पाई थी, सोफिया केनिन जो है वो 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी। अगले सवाल पर चलते हैं। इंडियन ऑयल हैज साइंड अ पैक्ट फॉर सेटिंग अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन विद ग्रीन स्टैट ऑफ विच कंट्री? इंडियन ऑयल जो है, जो कंपनी है IOCL, उसने एक करार किया है एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का। किस चीज पर? ये हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की उत्कृष्टता केंद्र बनाने की एक करार की गई है ग्रीन स्टैट के साथ। ग्रीन स्टैट जो किस देश का है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे के साथ। नॉर्वे के साथ, नॉर्वे का ग्रीन स्टैट है, उसके साथ इंडियन ऑयल ने एक हाइड्रोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की के लिए करार किया है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स की, डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर रहता है। नॉर्वे नंबर 1 पर है। भारत का स्थान इसमें कितना है? भारत उसमें 53वें स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर है। जबकि अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, जो हमारा प्रेस है, प्रेस स्वतंत्रता जो है, उसके इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी नॉर्वे जो है वो नंबर 1 पर रहता है। भारत का स्थान काफ़ी पीछे है, यह करीब 142 पर है। अगर हम डेनमार्क की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। और डेनमार्क अभी समाचारों में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाने की बात की गई है। एनर्जी आइलैंड बनाने की बात डेनमार्क के द्वारा की गई है। स्वीडन की अगर हम बात करें, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। एक इंडेक्स आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स,
इसमें स्वीडन नंबर 1 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में स्वीडन नंबर सबसे ऊपर है, नंबर 1 तो नहीं है, ये है नंबर 4, लेकिन 1 2 3 पर अभी कोई नहीं है, इसलिए सबसे ऊपर है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये सबसे आगे। भारत का स्थान इसमें कितना है? 10वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच कंपनी हैज डेवलप्ड K9 वज्र हावित्जर फॉर आर्मी? हावित्जर एक गन होता है, स्वचालित बंदूक होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम होता है। हावित्जर सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम होता है। इसकी खासियत क्या होती है हावित्जर की? इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है करीब 47 केजी का जो बॉम्ब है वो एक बार में ये छोड़ सकता है और 0 रेडियस पर ये घूम सकता है, 0 रेडियस से घूम सकता है और 43 किलोमीटर डिस्टेंस तक के रेंज को ये साध सकता है। तो ये हावित्जर है। तो इसके लिए एक करार किया गया था। किसके साथ ये करार किया गया था ये डेवलप करने के लिए? तो ऑप्शन है आपके DRDO, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इसका सही जवाब है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T के नाम से जाना जाता है। तो ये L&T जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसने K9 वज्र बनाया है। 4500 करोड़ रुपए का ये करार किया गया था, जिसमें कि 100 यूनिट देने थे, 100 यूनिट देने थे। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने L&T की एक जो जहां पर ये बनता है ये सूरत में बनाया गया है, तो गुजरात के सूरत में बनाया गया है ये। तो L&T ने 100 यूनिट, अभी हाल ही में 100वां यूनिट भी K9 का बना करके भारतीय सेना को दे दिया है और समय से पूर्व दिया है। जितने समय तक के लिए इसको करार किया गया था उससे पहले ही इसने सारा बना करके दे दिया है। तो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा ये बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।